Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 5 of unit number 1, that is mechanical working of metals. And previously we have covered these 4 hot working process, and this is our last process of this category, that is forging. So let's get started with this session. So as you can see in this figure, uh, he is a blacksmith person who is using his tools for shaping this hot metal. Okay, so these are the ancient time. Okay, this is the manual process in figure number 1. Okay, or first figure, and in second figure you can see that this process is carried out by mechanically. Okay, by using power hammers. Okay, instead of manually hammering this hot working. So let's see what is exactly forging means. So the process in which a material shaped by a compressive force. ओके, इस आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये जो मेटल इसने हैंड में पकड़ा है, ठीक है, ये कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है, एक नीचे के बेस और ऊपर के हैमर से दोनों के बीच में इस मोल्टन मेटल को हैमरिंग कर रहा है. इसका मतलब क्या कर रहा है, उस पर कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है, एंड अ फोर्स कैन बी एक्सर्टेड बाय मैन्युअली और विथ पावर हैमर और बाय स्पेशली फोर्जिंग मशीन. ठीक है, तो ये जो कॉम्प्रेसिव फोर्स होता है वो मैन्युअली भी हो सकता है, बाय किसी पावर हैमर से हो सकता है, या फिर किसी स्पेशल फोर्जिंग मशीन से भी हो सकता है. तो हैंड फोर्जिंग प्रोसेस इज नोन एज ब्लैक स्मिथी ऑल्सो. इट वर्क्स विच इज कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल आर्टिकल्स यूजिंग हैमर्स ऑन हीटेड जॉब. ठीक है, जो हैंड फोर्जिंग है उसे हम ब्लैक स्मिथी कहते हैं. देखिए, आपने ये जो ब्लैक स्मिथी है आपके फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल्स में किया होगा कवर, आपके वर्कशॉप में, है ना, ब्लैक स्मिथी. इट इज़ अ मैन्युअली कंट्रोल प्रोसेस. इवन थ्रू some machinery such as power hammers can also be used sometimes. Forging by machine involves the use of forging dies and is generally employed for mass production of articles. अच्छा, ये बताइए मुझे, ये जो डिवाइस है, ठीक है, ये वाला, इसे क्या कहते हैं आप? इसे अनविल कहते हैं. ठीक है ना, अनविल एक कास्ट हैंड का एक ब्लॉक होता है. ठीक है, जिसपे आप एज अ बेस यूज़ करते हो, इसे एज अ टेबल यूज़ करते हो, इसे कहते हैं अनविल. ठीक है, तो अगर इस अनविल को मैंने रिप्लेस कर दिया किसी और बेस से, ठीक है, मशीन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, या फिर पावर हैमर कंट्रोल करने के लिए, तो इस मेटल को, जो इस पार्ट जो होता है ये बेस, तो इसे आप क्या कहते हो फिर? डाई कहते हो. ठीक है ना, DIE, डाई. और ऊपर का जो हैमरिंग करने वाला पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं पंच, डाई एंड पंच. सो in between this die and punch you have to insert this hot metal, or you can say it as a billet. so यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हो कि एक रैम है, या फिर उसे पंच भी कह सकते हैं आप, और नीचे एक अनविल है, यानी कि बेस है, आपका एक वर्क स्टेशन है. इस दोनों के बीच में आप हीटेड वर्क पीस को इंसर्ट करते हो, और ऊपर के डाई और लोअर डाई के बीच में इसे कॉम्प्रेसिव फोर्स से अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, एक सडन जर्क देते हो, सडन फोर्स अप्लाई करते हो यहाँ पर, तो क्या होगा, आपको रिक्वायर्ड शेप मिलेगा. बिल्कुल, आपका मोटो तो यही है ना. तो इस बात को समझने के लिए आपको दो टर्म्स बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए. पहली टर्म है एजिंग और दूसरी टर्म है फ्यूलरी. ठीक है, तो एजिंग क्या होता है? इट इज़ परफॉर्म बाय अ पेयर ऑफ कॉनकेव, ओके, कॉनकेव डाइज, एंड द मटेरियल मूव्स टूवर्ड्स द सेंटर एंड इट इज़ इंक्रीज द साइज ऑफ स्टॉक. ठीक है, स्टॉक यानी कि ये हीटेड वर्क पीस. कॉनकेव शेप कैसा होता है? देखिए, ऐसा होता है कॉनकेव शेप. ठीक है ना, अभी अगर मैंने इस डाई का शेप जो है इस तरह से बना दिया, बराबर है. ठीक है, अब इसके अंदर मैंने हीटेड मेल्टन मेटल को इंसर्ट कर दिया, तो क्या होगा, आपका जो भी मेटल है वो अंदर ही रहेगा. ठीक है ना, क्योंकि ये कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है. वेयर एज अगर कॉन्वेक्स सरफेस लिया, इसके अपोजिट कॉन्वेक्स सरफेस होता है ऐसे,
ठीक है, ऊपर का रैम और नीचे का पंच, दोनों डाई के बीच में अगर अपन ने हॉट मोल्टन मेटल आपका वर्कपीस फिल कर दिया और इसमें मैंने यहाँ से ऊपर से फोर्स अप्लाई किया एफ, ठीक है, फोर्स रिप्रेजेंट बाय एफ। अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, ये जो मोल्टन मेटल है ये इस सेंटर के बाहर चला जाएगा, सेंटर से बाहर चले जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, आपका जो भी मोल्टन मेटल है इस सेंटर के अंदर ही रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे अंदर रहेगा, यहाँ पे बाहर चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है एजिंग कहलाता है और ये जो प्रोसेस है फ्यूलरिंग कहलाता है, ठीक है। फ्यूलरिंग की भी डेफिनेशन देख लीजिए, इट परफॉर्म बाय अ पेयर ऑफ कॉन्वेक्स डाइस, ठीक है, अपर डाई एंड लोअर डाई, कॉन्वेक्स डाई, एंड इट दिस मटेरियल मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर, दिस डिक्रीजेज द साइज ऑफ स्लैब। ये क्या कहते हैं, आपका साइज जो है डिक्रीज करता है, क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट इसके बाहर चले जाएगा ना। आप देख सकते हो, इमेजिन कीजिए थोड़ी सी, ये जो मैंने अपर डाई अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई किया, अगर आपके डाई का शेप होगा कॉन्वेक्स, तो मेटल को फ्लो होने के लिए बाहर जगह मिल रही है, तो क्या होगा, आपका जो भी स्लैब है, जो भी हॉट मोल्टन मेटल है, वो क्या होगा, बाहर फ्लो करेगा। ऑन दी अदर हैंड कॉन्केव डाइज होने की वजह से क्या होगा, आपका जो भी मटेरियल है वो सिर्फ इनसाइड फ्लो करेगा, इसके वजह से आपकी साइज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको, एजिंग क्या होता है और फ्यूलरिंग क्या होता है। तो उसके बाद देखते हैं कि कौन से फोर्जिंग के टाइप्स होते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फोर्जिंग। द फर्स्ट वन इज ओपन डाई फोर्जिंग, अनदर वन इज क्लोज डाई फोर्जिंग, एंड थर्ड वन इज इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग। सो लेट अस सी वन बाय वन। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द ओपन डाई फोर्जिंग, ठीक है। ये ओपन डाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका अपर डाई और नीचे के डाई में कोई भी ओपनिंग नहीं है, ठीक है, ओपन है, कोई भी क्लोज सेक्शन नहीं है। तो क्या होगा, इसके बीच में आप अगर वर्कपीस फील करते हो और ऊपर से फोर्स अप्लाई करते हो, तो क्या होगा, आपका जो ये हॉट वर्क पीस है ये प्लास्टिकली फ्लो करेगा, आउटसाइड फ्लो करेगा, ठीक है। ये होता है आपका ओपन डाई फोर्सिंग। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए, आपका जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, आपका जो भी इम्प्रेशन बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, वो उसकी फिनिशिंग जो है कि नहीं अच्छी नहीं होती है, क्योंकि आपका मोल्टन इस पर कंट्रोल नहीं है, आपके मेटल के फ्लो पे आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये डाई ओपन है, ठीक है। उस वजह से क्या होता है, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो काफ़ी डिफेक्टिव होता है, उसकी बेटर टॉलरेंस नहीं होता है, बेटर डायमेंशंस नहीं होते, आपके रिक्वायर्ड जो डायमेंशंस है वो आपको नहीं मिलते। वेयर एज इन क्लोज डाई फोर्जिंग यू विल गेट द बेटर कंट्रोल ओवर दिस वर्क पीस, ठीक है। मेटल क्लोज डाई फोर्जिंग में क्या होता है, एक अपर डाई और लोअर डाई के बीच में कैविटी बनाई जाती है, ठीक है, अपर डाई और लोअर डाई के बीच में कैविटी बनाई जाती है, और फिर इस पर एक कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब ये कि पे मैं जो भी कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करूँगा, तो क्या होगा, इस मोल्टन मेटल को बाहर फ्लो करने को जगह नहीं मिल रही है, तो जहाँ पे भी आपकी कैविटी होंगी वहीं पर ये शेप एक्वायर कर लेगा, वो वहाँ पर भी ये शेप एक्वायर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसके लिए एक्स्ट्रा गटर दिया होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा गटर दिया होता है। सो दिस गटर इज एन एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है, इसे आप फ्लैश पॉइंट भी कहते हो, FLASH, फ्लैश, ठीक है। अगर आपको फ्लैश देखना हो क्या होता है एग्जैक्टली, तो आपका जो पेन होता है, देखिए, उसका जो भी ढक्कन होता है, उस ढक्कन को एक स्मॉल छोटा सा एक एक्स्ट्रा प्लास्टिक का देख सकते हो कि एक फ्लैश पॉइंट होगा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा पार्ट होता है, क्योंकि आप देख सकते हो आपके पेन पे होगा, तो ये काफ़ी जगह पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पर ये फ्लैश पॉइंट आपको देख कर मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, क्लोज डाई फोर्जिंग में आपको बेटर डायमेंशंस मिल रहा है, ठीक है, आपका बेटर कंट्रोल है प्रोसेस पे, लेकिन इस गटर में जो एक्स्ट्रा पार्ट जा रहा है उसको आपको ये फ्लैश जो है ये फिर से कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका प्रोसेस बढ़ रहा है ठीक से, आपको यहाँ पे एक ही प्रोसेस में फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो तीसरा प्रोसेस है, यहाँ पे मेरे पास फिगर तो ड्रॉ नहीं करने के लिए, लेकिन जो इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग होता है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है क्लोज डाई फोर्जिंग की तरह, ठीक है। इम्प्रेशन फोर्जिंग इज एग्जैक्टली सिमिलर एज क्लोज डाई फोर्जिंग। देर इज़ ओनली वन डिफरेंस इज देयर, कि ये जो गटर होता है एक्स्ट्रा फ्लैश पॉइंट के लिए वो इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग में नहीं होता है,
ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्लोज डाई फोर्जिंग में और इम्प्रेशर डाई फोर्जिंग में कोई सिमिलैरिटीज, सॉरी एकदम सिमिलर प्रोसेस है, लेकिन इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग में गटर absent होता है, यानी कि फ्लैश पॉइंट नहीं होता है। तो उस वजह से आपका जो भी फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो फाइनल ही है, उसको फिर से आपको ये फ्लैश पॉइंट कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्लोज डाई फोर्जिंग से अच्छा इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग होता है, यहाँ पर आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो इसका जो भी आपका नोट्स होगा मैं आपको आपके गूगल क्लासरूम पे आपको एक PDF फॉर्म में भेज दूंगा, ठीक है। तो आप इसमें सिर्फ आज के लेक्चर में सिर्फ ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, इमेजिन कीजिए। उसके बाद देखते हैं कि एग्जैक्टली एप्लीकेशंस क्या होते हैं फोर्जिंग के, ठीक है। तो आप ये चारों फिगर देख पा रहे हो, ये जो भी फिगर्स है ये देखिए, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको ये नोट करना होगा कि जो भी फोर्जिंग प्रोसेस है वो फिनिशिंग प्रोसेस नहीं है, ये आपका जो भी पार्ट बन रहा है इसको आपको फिर से सरफेस फिनिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये आप पहला प्रोडक्ट देख रहे हो, ये एक स्पैनर है, तो इस स्पैनर में आप देखते हो कि इसका आईडी और नहीं बना हुआ, ठीक है। जो भी आपको नट एंड बोल्ट्स ओपन करने के लिए जो भी आईडी लगेगा वो नहीं है, तो इसके लिए आपको फिर से कोई प्रोसेस कैरी आउट करना पड़ेगी, इसका मतलब ये फोर्जिंग जो है आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद ये सेकेंड देखते हैं, ये जो है ये है क्रैंक शाफ्ट का, ठीक है। अभी आप इंजन सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो, तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्रैंक शाफ्ट का है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, ये एक स्मॉल क्रैंक शाफ्ट है। सो काफ़ी सारे ऑटोमोबाइल जो प्रोडक्ट है वो फोर्जिंग प्रोसेस से ही बनाए जाते हैं। उसके बाद और भी काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो कि फोर्जिंग से बनाए जाते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास सारे इमेजेस नहीं है यहाँ पे बताने के लिए, लेकिन इन जनरल दीज आर दी एप्लीकेशंस। Then we will look into the final defective of forgings. The first one is cracks. Internal as well as external cracks appear due to excessive cold working, ठीक है। जितने बार आप उसको हैमर करेंगे उतने बार आपको क्रैक्स दिखाई देंगे, अगर आप इसे कोल्ड वर्क कर रहे हो तो, ठीक है। कोल्ड वर्क कर रहे हो तो यानी कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे कैरी आउट कर रहे हो। बट अगर आप ये हॉट वर्किंग कर रहे हो तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल क्रैक्स काफ़ी सारे नहीं दिखाई देंगे। उसके बाद है फोल्डिंग। इट इज़ अ डिसकंटिन्यूटी प्रोजेक्ट और प्रोड्यूस्ड व्हेन टू सरफेसेस ऑफ द मेटल फोल्ड अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। फोल्डिंग हो जाता है एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद है बैरेलिंग, ठीक है। बैरेलिंग इसकी फिगर है मेरे पास, मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए बैरेलिंग क्या होता है, जैसे आप कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपका जो वर्क पीस है उसे ऊपर या नीचे जाने के लिए जगह नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, साइड में जाएगा, ठीक है। तो उस वजह से ये बैरेलिंग जैसा वर्क पीस बन जाता है, ठीक है, बैरेलिंग जैसा। तो व्हेन हॉट वर्किंग कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दीज डाइस देयर विल बी अ डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद डाइस, ठीक है। जब ये डाइस अप या डाउन इस कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो ये वाला जो सरफेस है देखिए, ये वाला अप एंड डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे लोकलाइज जो भी टेम्परेचर है वो क्या होगा, डाउन हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। अपॉन अप्लाइंग दिस फोर्जिंग लोड, सिंस सेंट्रल portion will have lower flow stresses, it will move faster than the material near the edges, ठीक है। उस वक्त देखिए यहाँ पे आपका एक नहीं क्या हुआ, टेम्परेचर लो हो गया क्योंकि ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, और यहाँ पे टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा है वहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल आपका फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस कंपेयर ये आपका यहाँ पे जहाँ पर आपका वर्क पीस कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है वहाँ पे ज़्यादा फ्लो होगा। सो दिस रिजल्ट्स इन नॉन सिलेंड्रिकल लार्ज कंपोनेंट कॉल्ड एज बैरल, ओके। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे डिफेक्ट्स है, बट दीज आर दी मेन। दिस इज ऑल अबाउट द फोर्जिंग प्रोसेस। इफ यू हैव एनी डाउट, please feel free to ask any doubts, okay। Till then we'll stop here.